नाज़रीन, सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का जो अफसोसनाक वाक़या है उसके ऊपर तो अब बहुत सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोज़ और तस्वीर बनाई जा रही हैं और मेरे ख्याल में चीज़ों को अब सियासत की नज़र किया जा रहा है। ये एक इंतज़ामी मसला है, बड़ा अफसोसनाक मामला है। और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो या वहाँ की स्वात की इंतज़ामिया हो, PDM में हो या NDM में हो, ये उनकी गफलत है, उनकी नाकामी है कि बार बार पाकिस्तान में सयाहों के साथ अफसोसनाक वाक़यात होते हैं, लेकिन ना तो उन वाक़यात को रोका जा सकता है और ना ही उन पे काबू पाने का कोई तरीक़ाकार है और ना ही सयाहों को रेस्क्यू करने का कोई प्रॉपर बंदोबस्त या इक्विपमेंट मौजूद है। ये साजो सामान कोई इतना महंगा नहीं होता। अब खबरें आ रही थी जनाब ड्रोन्स लाए जाएंगे, उनके ज़रिए से रेस्क्यू किया जाएगा। अच्छी बात है, कोई इतना महंगा ये भी फार्मूला नहीं है कि बहुत महंगे ड्रोन्स आते हैं। ये रेस्क्यू करने के लिए आप ले सकते हैं, ड्रोन्स भी ले सकते हैं। इनके अलावा आप ऐसी कश्तियाँ ले सकते हैं, आप इस तरह की रस्सियाँ ले सकते हैं, आप लाइफ जैकेट्स जो हैं वो अच्छी वाली ले सकते हैं। कुछ पानी के अंदर जाने के लिए कुछ साजो सामान होता है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी अपने वर्कर्स को और उन्हें तैयार करना पड़ेगा और आमादा करना पड़ेगा कि जब भी कोई मुश्किल में हो तो उसकी मदद करनी है। अब पंजाब हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, उन्होंने इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे लिया और उनके जो हवारी हैं उन्होंने भी इसको ऐसे ही लिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसी जमात है कि वो उनके जो सोशल मीडिया के कारकुन हैं वो हर गलत चीज़ के सामने खड़े हो जाते हैं। इसके ऊपर तनकीद का जो आगाज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने सोशल मीडिया ने, उनके अपने कारकुनान ने किया था कि ये गलत हो गया और इसके लिए जवाबदेही होनी चाहिए जो लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने और बाकी जमातों ने और उनके जो टाउट्स हैं उन्होंने ये फैसला किया कि इसे इस्तेमाल किया जाएगा अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़िलाफ़। और वो ज़मीन आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जी खैबर पख्तूनख्वा कोई जाए ही ना सेहत के लिए। लोग ऐसी बातें भी कर रहे हैं। भाई क्यों ना जाएं? खैबर पख्तूनख्वा सेहत के लिए बिल्कुल जाना चाहिए। ये वाक़यात इंतज़ामिया की गफलत है, इंतज़ामिया को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सयाहत को रोकने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ जो लोग प्राइवेट बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो होटल मालिकान हैं, चाहे वो खाना पकाने वाले हैं, खाना खिलाने वाले हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हैं, वो तो बड़े वेलकमिंग हैं और वो आने वाले सयाहों का बहुत ख्याल भी रखते हैं। मेरे ख्याल में ये नफ़रत फैलाने का वक्त नहीं था, लेकिन हर चीज़ को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वहीं एक सवाल ये उठाया जा रहा है, शाहिद अफरीदी को भी शायद इसीलिए ये ट्वीट याद आ गया या उन्हें कह दिया गया कि इस पर आपको ट्वीट करना होगा और ये मौका आपको मिल गया नीचे दिखाने का इन्हें। हालांकि शाहिद अफरीदी साहब बहुत सारे इंतज़ामी मामलात पे खामोश रहते हैं और इसी बुनियाद के ऊपर उन पर तनकीद हो रही है कि जनाब फ़लाँ फ़लाँ इवेंट पे आप नहीं बोले, अब आप बोल रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ा इंसिडेंट है, उसको सामने लेकर आए लोग और वो ये बता रहे हैं कि ये तो चले एक हादसा था ना, कुदरती आफत थी और कुदरती आफत के नतीजे में ये सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप दूसरी जानिब ये देखें कि पंजाब के अंदर पाकपतन में एक अस्पताल है, वहाँ पे 20 के करीब बच्चे गुज़िश्ता चंद दिनों में जान की बाजी हार गए हैं और जो खबर है उसके मुताबिक 6 दिनों के अंदर जाँ बहक होने वाले 20 बच्चों में से 11 नौमौलूद थे। 4 बच्चों की उम्र 1 दिन, 4 की उम्र जो है वो 5 माह और 1 बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल थी। इब्तदाई इंक्वायरी में डॉक्टर और नर्सों को जो है क्लीन चिट दे दी गई, जनाब फारिग कर दें इनको। और ये भी कहा जा रहा है कि अमवात के रिकॉर्ड के अंदराज में गफलत बरती गई है और बहुत सारी अजीब अजीब बातें कर दी गई हैं। लेकिन जो रिपोर्ट है उसके ऊपर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा। ये डॉन के ऊपर जो है इसके बारे में आर्टिकल भी छपा हुआ है और 6 रोज़ में DHQ पाकपतन में 20 नौमौलूद जान की बाजी हार गए। अब ये तो अस्पताल में बच्चे फौत हो रहे हैं ना। जो वर्षा है उनका कहना है कि बच्चों की अमवात ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की नाअहली के बायस हुई है। यहाँ पे कुदरती आफत आई है, उसके अंदर लोग शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। लेकिन सेम टाइम में एक अस्पताल के अंदर, दरिया में नहीं, अस्पताल के अंदर नालायकी, नकम्मेपन और गफलत की वजह से 20 बच्चे जाँ बहक हो गए। उनके बारे में ना मीडिया बात कर रहा है ना कोई और बात कर रहा है। अब सोशल मीडिया ने इस मामले को उठाया और सबको सांप सूंघ गया है, कोई इसके ऊपर बात ही नहीं करता। सलमान अकरम राजा साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, वो मैं चाहता हूँ पहले स्टेटमेंट आपके सामने रखूँ। बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने।
उन्होंने ये जो वाकया हुआ है स्वात में, उन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को उन्होंने बरी ज़िम्मा करार दे दिया। सलमान अकरम राजा का कहना है कि फैमिली पिकनिक कर रही है, कुदरती आफत आ गई तो वहां हुकूमत क्या कर सकती है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सुपरमैन तो नहीं है कि फौरन पहुंच जाए। बात तो ठीक है, लेकिन उनका वजीर आला तो 11 पहाड़ क्रॉस कर देता है और पता कितने जिले क्रॉस कर देता है और वो पहुंच जाता है असेंबली में। तो उसको हम ये तो नहीं कह रहे कि वो दरिया में पहुंच जाए, हम तो ये कह रहे हैं कि सिस्टम बनाओ भाई। हुकूमत ने कोई हर जगह अपने मिनिस्टर तो नहीं भेजने होते। सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ी अजीब बात की है, उन्हें पता होना चाहिए कि गवर्नेंस क्या होती है। मैं बड़ा मोतरफ हूं उनकी काबिलियत का, लेकिन यहां बहुत अजीब बात की उन्होंने कि हुकूमत कोई सुपरमैन है कि हर जगह पहुंचे। हुकूमत को कौन कह रहा है कि पहुंचे? हुकूमत का काम है कि हर चीज को ठीक करे। यहां पे जो हुकूमत मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इससे पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी। ये बार बार वाकयात होते हैं दरियाओं के अंदर, बार बार सयाहों के साथ इस किस्म के वाकयात होते हैं। क्यों यहां पे एक ऐसा सिस्टम नहीं लगाया जाता कि पानी या आफत आने में कई घंटे लगते हैं? एक दिन पहले से वार्निंग थी, फिर 1 से 1.5 घंटा लगा पानी सयाहों तक पहुंचने में। क्यों नहीं दरिया को या दरिया के पेट को खाली करवाया गया? क्यों वहां पे इंतजामिया हरकत में नहीं आई? सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में क्या, जहां पे दुनिया में रेस्क्यू किया जाता है सयाहों को या आम शहरियों को, वहां पे उनकी हुकूमतें सुपरमैन होती हैं जो वो ये काम करती हैं। सही काम करने के लिए सुपरमैन की जरूरत नहीं होती। सही काम करने के लिए अपना काम करने की जरूरत होती है और तरजीहात को अवामी मफाद में रखने की जरूरत होती है। मैं कई दफा बता चुका हूं, फिर रिपीट करूंगा दोबारा से कि जनाब कौन से तरीके थे जिनको अडॉप्ट करके इन लोगों की जान बचाई जा सकती थी। तो सलमान अकरम राजा साहब क्लीन चिट नहीं दे सकते किसी को भी इस मामले में। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है कि वो पॉलिसीज़ बनाती हैं, उन पॉलिसीज़ के मुताबिक पैसा खर्च करती हैं और फिर ट्रेनिंग करवाती हैं और इदारों को मजबूत करती हैं ताकि वो लोगों की जान बचाने का काम करें। इसके बाद नाज़रीन एक और खबर बार बार आती है, बिलावल बड़े ज़ोर शोर से ये बात करते हैं, कुछ और लोग भी कह रहे हैं कि इंडिया ने अगर हमारा पानी रोका तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये जो सैलाब जैसी सूरत हाल आई है ना, ये ऊपर क्लाउड ब्रस्ट हुआ है और कई पाकिस्तान के इलाकों में बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, कैशमेंट एरियाज बने हैं जिसकी वजह से तुगयां नहीं आ रही है नदी नालों में और पानी का फ्लो बढ़ गया है। अदरवाइज इंडिया ने पाकिस्तान का पानी जगह जगह रोक के बहुत ज़्यादा डेड लेवल पे पहुंचा दिया था चंद दिन पहले तक। धमकियां कभी बिलावल लगाता है, कभी धमकियां कोई और PMLN का बंदा लगा देता है, कभी कोई पीपल्स पार्टी का बंदा लगा देता है कि जनाब इंडिया हमारा पानी बंद करेगा तो हम इंडिया में घुस जाएंगे, हम जनाब डैम स्ट्रक्चर्स तोड़ देंगे, हम 6 के 6 दरियाओं का पानी ले लेंगे। तो कहानियां आप इनकी सुन लें, लेकिन इंडिया ने पानी रोका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत लगातार पाकिस्तान का पानी बार बार रोक रहा है। पाकिस्तानी दरियाओं पर भारत ने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स कुछ बना लिए हैं और कुछ पर अभी तक काम जारी है। पाकिस्तान की जिम्मेदारी है या पाकिस्तान की फोर्सेस की कि जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है उसके ऊपर गैर कानूनी तामीरात भारत ना करे। जब कभी भारत गैर कानूनी तामीरात करे तो उसको ताकत के बलबूते पे रोका जाए, आलमी सतह पे गंदा करके रोका जाए। जैसे भी रोका जाए वो स्ट्रक्चर्स बनने से पहले रुकने चाहिए। लेकिन कुछ स्ट्रक्चर्स भारत बना चुका है और कुछ के ऊपर इस वक्त काम चल रहा है, तो इनका ज़बानी जमा खर्च जारी है। ये बड़के छड़के मार देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमली तौर पे कुछ नहीं किया। भारत का जंगी जुनून नाज़रीन ख़त्म नहीं हुआ। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी अपने इख्तिताम पे नहीं पहुंचा, बल्कि उसका नेक्स्ट फेज जल्द होगा। ये भारत के अंदर लोगों ने दावा किया। और अब जो इतला आ रही है वो ये है कि भारत ने S-400 की जो खरीदारी का अमल है उसे बहुत तेज़ कर दिया है, क्योंकि ये वो सिस्टम है जो अगर पाकिस्तान भारत पे किसी वक्त एक फ़िज़ाई हमला करता है या पाकिस्तान भारत के ऊपर किसी किस्म का कोई मिसाइल दागता है तो उसमें S-400 जो है वो एक एफिशिएंट सिस्टम है एयर डिफेंस का। यानी दुनिया के अंदर अगर आप टॉप 3 सिस्टम लें तो उनमें ये S-400 है, जिसे दुनिया मानती है कि दुनिया का बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम है। तो ये रशिया का बना हुआ है। भारत ने इसकी खरीदारी बहुत तेज़ कर दी है। ऐसा लगता है कि भारत पंगा ज़रूर लेगा। वो हथियारों की एक दौड़ में लग गया है दोबारा से, जैसा कि 2019 में जब उन्हें मार पड़ी थी इमरान खान साहब के दौर में, तो उन्होंने फिर राफेल तैयारे लिए थे, कुछ और साजो सामान वो ले रहे थे। तो अब वो तैयारी जब उन्हें लगा कि उनकी हो गई है तो उन्होंने फिर पंगा लिया, फिर मार पड़ गई, उनके तैयारे गिर गए। और अब भारत दोबारा बड़ी तेज़ी से तैयारी कर रहा है और उसका जंगी जुनून ख़त्म नहीं हो रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदरूनी खतरात बहुत बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया सोमाली वज़ीरिस्तान में।
वहां सिक्योरिटी फोर्सेज के काफिले के ऊपर एक हमला हुआ और 13 सिक्योरिटी एहलकार इस हमले में शहीद हो गए। 14 दहशतगर्दों को मारने का दावा भी किया गया है, लेकिन आईएसपीआर के मुताबिक मीर अली में फोर्सेज के काफिले पर भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया, यानी ये टीटीपी का ये गालिबन ये कहते हैं। भारत की मनसूबाबंदी और सरपरस्ती में फितनातुल खवारिज ने काफिले को निशाना बनाया। पाक फौज का कहना था कि गाड़ी पर सवार हमला आवर की खुद को फोर्सेज के काफिले के सामने धमाके से उड़ाने की कोशिश की, ताहम काफिले के लीडिंग ग्रुप ने भारतीय स्पॉन्सर्ड खारजी दहशतगर्द के अज़ाइम नाकाम बना दिए और एक बारूद से भरी हुई गाड़ी जो है वो गाड़ियों में से एक गाड़ी से टकरा दी गई, जिसके नतीजे में 13 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गए और जख्मी भी हो गए। और दहशतगर्दी के इस वाक़े में 3 आम शहरी भी जख्मी हुए हैं, जिनमें 2 बच्चे और एक खातून शामिल हैं। जो लोग शहीद हुए उनके नाम भी आईएसपीआर ने जारी कर दिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। और इससे कबल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दफ्तर से एक इब्तदाई बयान जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि खुदकुश धमाके में 8 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं, लेकिन जब तफसीलात सामने आई तो ये 13 सिक्योरिटी एहलकार हैं, ये शहीद हो गए हैं। रियासत की तवज्जो इन चीज़ों की तरफ होनी चाहिए, रियासत को यहाँ फोकस करना चाहिए, लेकिन रियासत की तवज्जो है कि खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कैसे बदली जाए, मखसूस नशिस्तें पीडीएम की जमातों को दिलाकर 2 तिहाई अक्सरियत कैसे की जाए, आइन में ऐसी तरामीम कैसे की जाएं जिससे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इख्तियारात और इक़्तिदार में इजाफा कर दिया जाए, मौजूदा जो जाली फार्म 47 के ऊपर हुकूमत मौजूद है उसको तूल कैसे दिया जाए और उसकी मुद्दत को पूरा करने की कैसे कोशिश की जाए, इमरान खान को अंदर रखने के नए हरबे और नए मुकदमात क्या हो सकते हैं, तहरीक इंसाफ के टुकड़े करने के तरीके क्या हैं, उनके बंदे कैसे उनकी पार्टी से छीने जाएं। ये सारी चीज़ों के ऊपर जब रियासत और रियासती इदारों की तवज्जो रहेगी तो फिर दहशतगर्दी जैसे संजीदा मामले से कौन लड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है हमारे सामने, जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। नाज़रीन, जो चीनी वाला मामला है वो संगीन सूरत इख्तियार करता चला जा रहा है। सोने पे सुहागा ये है जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने इंकशाफ किया। वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने चीनी दरामद करने की इजाज़त सिर्फ अपनी कंपनी को दी है, दूसरी कंपनियों को नहीं दी। अगर दूसरी कंपनियों को देते तो कुछ चीनी सस्ती हो सकती थी, मुकाबले में आ सकता था, लेकिन हुकूमत ने सोचा कि यहां पे भी बहती हुई गंगा में हाथ धो ले। अगर दूसरी कंपनियों को दरामद की इजाज़त मिलती तो चीनी निस्बतन सस्ती मिलती। ये मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा, यानी हर चीज़ में इनका खांचा है। पहले पाकिस्तान में पाकिस्तान की ज़रूरत के मुताबिक चीनी पैदा कर ली, उसके बाद पाकिस्तानियों को चीनी की ज़रूरत थी, चीनी वाफर थी, तो चीनी बहुत बड़ी मिकदार में पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दी ताकि पाकिस्तान में किल्लत पैदा हो जाए। जब पाकिस्तान में किल्लत पैदा हुई तो कीमतें ऊपर ले गए, अवाम को लूटना शुरू कर दिया। पहले बाहर भेज के चीनी में पैसा कमा लिया, फिर अवाम को लूट के चीनी में पैसा कमा लिया। अब चीनी की शॉर्टेज हुई है तो चीनी को इंपोर्ट करेंगे, वो भी अपने लोगों के जरिए से, उसमें फिर पैसा कमाएंगे, फिर महंगी चीनी अवाम को बेचेंगे। तो ये चीनी माफिया हुकूमतों के अंदर हर वक्त मौजूद रहता है और ये धड़ दिहाड़ियां लगाता है। इनसे ज्यादा पैसा कोई नहीं कमाता। ये साल में मेरे ख्याल 2 महीने अपनी फैक्ट्री चलाते हैं और पूरा साल बैठ के ये लोग पैसे गिनते हैं। तबाही फेरी हुई है इस माफिया ने पाकिस्तान में, और इनके लिए ऐसा लगता है पूरी पार्लियामेंट जो कमाल है वो इनके लिए काम करती है, पूरा सिस्टम इनके लिए काम करता है। तो चीनी का मामला बड़ा संगीन है। कोई भी ऐसा मुल्क होता ना जहां इंसाफ होता, रूल ऑफ लॉ होता, कानून होता, या कम से कम कोई ऐसा हुक्मरान होता जिसका चीनी के कारोबार से कोई ताल्लुक ना होता, जैसा कि इमरान खान है, तो इस पे इंक्वायरी करके ना तो इन सबको जेलों में भर देता और इन सबको जेलों में जाना चाहिए। आज भी अगर कोई अदालत इसके ऊपर इंक्वायरी करे तो इनका जेलों में जाना बनता है। मरियम नवाज ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दे दिया नाज़रीन। देखिए, मैं सियासी बात नहीं करना चाहती, लेकिन मैं पॉलिटिकल एनिमल हूं। ये एक कहावत उठा के ले आई पुरानी, पॉलिटिकल एनिमल। वैसे सोशल एनिमल भी कहते हैं इंसान को, लेकिन यहां पे ये कोई फिट नहीं होता जुमला। बस एक चीज पता चल जाए, उसको फिट करना है जनाब, मैंने ये भी बोलना है। तो पॉलिटिकल तो ये लोग हैं नहीं। पॉलिटिकल होते तो पॉलिटिक्स करने वालों का ये हाल करते हैं। जो बंदा अपनी पार्टी का झंडा उठाता है ये उसको अंदर कर देते हैं दहशतगर्दी का मुकदमा देकर। पॉलिटिकल अपने अपोनेंट्स को सबको जेलों के अंदर इन्होंने भरा हुआ है। खवातीन के ऊपर इन्होंने टॉर्चर किया है, जबर जुल्म और फस्तायत के साथ ये इक़्तिदार में आए। तो सियासी तो ये बिल्कुल नहीं है, ना इनकी सियासी सोच है, ना इनकी सियासी तरबियत है, ना ये सियासी नुक्ता नज़र रखते हैं। अब आ रहे एनिमल वाले वर्ड पे, उस पर गौर किया जा सकता है क्योंकि जंगल का कानून तो पाकिस्तान में चल रहा है
और जंगल के अंदर एनिमल का राज होता है। तो एनिमल वाली बात जो है उसमें थोड़ा वजन ऐसा लगता है कि दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, एक और खबर है इंपॉर्टेंट, और वो ये है कि गजा के ऊपर क़यामत टूट पड़ी है गुज़िश्ता चंद दिनों से। जब से इसराइल और ईरान के बीच में जंगबंदी हुई है उस वक्त से लेकर अब तक गजा में ऐसा लगता है कि क़यामत टूट पड़ी है। रोज़ाना की बुनियाद पर 80 के करीब फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है, जिनमें बच्चे हैं, मदद करने वाले वर्कर्स हैं, भूखे लोग हैं जो खाने की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। उनके ऊपर बमबारी की जाती है, उनके ऊपर शेलिंग और फायरिंग की जाती है और निहत्ते फ़लस्तीनियों को बार बार शहीद किया जा रहा है, जबकि सैकड़ों को रोज़ाना की बुनियाद पर ज़ख्मी कर दिया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, बाकी सब ने कहा कि ये जंगबंदी हो जाएगी, लेकिन क्या जंगबंदी से पहले इतने बड़े पैमाने पर नस्ल कुशी होगी? इस कत्लेआम को रुकना चाहिए। तमाम ममालिक के पास ये मौका है कि जो निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है, जो वहाँ पे मदद करने वाले वर्कर्स हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, इसको रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। और इस खित्ते में देर पा अमन के लिए जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि आप यहाँ पे फ़लस्तीन का मसला हमेशा के लिए हल करें, फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलवाएं, ताकि ये खित्ता पुरअमन तरीके से लंबे अरसे तक रह सके। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।